अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे हमारा सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है, इसको अगर हम एनलार्ज करके देखें तो इसके अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट ये क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट कब होता है? जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो या फिर डिवीज़न हो रहा हो, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तभी हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। बट जनरली जनरल फॉर्म में जो डीएनए है वो हमारा क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, ये बढ़ते जा रहे हैं। जो एक लाइन है, ये एक लाइन है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में? और जब और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी तो उसमें हमने देखने को मिला कि जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिन था। क्रोमेटिन के अंदर छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिल रहे थे। देखो ढेर सारे डॉट्स हैं ना। ये जो डॉट्स हैं यही हमारा न्यूक्लियोसोम है जो यहाँ पर बना रखा है। ये जो न्यूक्लियोसोम है यही वो डॉट्स हैं। ये जो गोला है ना, यही वाले वो डॉट्स हैं। असल में क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अब वो नेगेटिवली चार्ज है। बट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डीएनए स्टेबल होता है। अब अगर उसको स्टेबल होना है तो उस पर चार्ज तो मिनिमल होना चाहिए। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करके स्टेबल होने के लिए जो डीएनए है, ये डीएनए ये जो बीच में गोला है इसके साथ बाइंड कर जाता है। और ये गोला होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे बेसिक होते हैं। और डीएनए एसिडिक है। एसिड और बेस मिलकर क्या करेगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो डीएनए है, डीएनए इस न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी इससे किस तरह से प्रेजेंट करता है। टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स एज 0.3 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड by multiplying total number of base pairs with the distance between two consecutive base pairs, that is 6.6 into 10 power 9 बेस पेयर्स ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है। उसका जब हम डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट कम्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर। तो ये जो 2.2 मीटर आया, ये हमारे डीएनए हेलिक्स की स्ट्रैंड लेंथ है। जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, इसकी पूरी लेंथ है एक टिपिकल डिप्लॉयड सेल के अंदर ह्यूमन में। This length is far greater than the dimensions of a typical nucleus, that is approximately 1 micron और 1 micrometer। तो अब सेल की लेंथ तो बहुत कम है, सेल का जो साइज़ है वो तो माइक्रोमीटर्स में है। बट जो डीएनए है, डीएनए 2.2 मीटर का है। तो इतना लंबा जो थ्रेड है डीएनए का, वो इतने छोटे से सेल के अंदर कैसे एडजस्ट हो जाता है? तो ये कंडेंसेशन की वजह से एडजस्ट हो जाता है। जो डीएनए है ना, डीएनए इस प्रोटीन के ऊपर बाइंड कर जाता है। देखो बाइंड हो रखा है। तो अगर इसको इसी वाले जितनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है डीएनए ने, अगर इसी को खोल कर लिखेंगे तो वो इतना लंबा होगा कम से कम। बट इतनी सारी स्पेस उसने यूज़ नहीं करी, वो एक ही प्रोटीन के ऊपर बाइंड करता गया और कम स्पेस में एडजस्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए इसकी जो लेंथ इतनी बड़ी है वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ जाती है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए इज़ 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स? देखो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हम ऑलरेडी इकोलाई में प्रीवियस लेक्चर में टेबल में से पढ़ चुके हैं। जो इकोलाई होता है उसके अंदर होते हैं 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर्स। ठीक है, अब बेस पेयर्स इतने हो गए, इसको हम अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इन डीएनए, तो इससे हमें इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1.36 मिलीमीटर। तो ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि जो इकोलाई होता है उसके अंदर नंबर ऑफ़ बेस पेयर्स होते हैं 4.6 इंटू 10 पावर 6, तो उससे हम इजीली ये डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह वो किसी का भी पूछ सकता है कि किसी, जैसे हम 5x174 बैक्टीरियोफेज के बारे में देख चुके हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफेज के बारे में देख चुके हैं, इकोलाई के बारे में देख चुके हैं, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के बारे में देख चुके हैं, किसी में से भी हमसे डीएनए की लेंथ पूछ सकता है वो। इन प्रोकैरियोट सच एज इकोलाई दो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, ठीक है। DNA being negatively charged, it's held with some proteins that have positive charge in a region termed as nucleoid। अब जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम बना होता है एक तो हमारा DNA से और हिस्टोन प्रोटीन के साथ, ठीक है। अब ये जो DNA है ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है, इस टाइप का DNA। तो DNA जो होता है वो तो यूकैरियोट में भी देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलेगा, बट जो हिस्टोन प्रोटीन है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में हमें हिस्टोन प्रोटीन देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। हिस्टोन प्रोटीन की जगह हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर पॉलीअमाइंस देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, इसीलिए जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक नेचर का होता है। और डीएनए भी एसिडिक, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन है बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होता है। अब इस वाले पॉइंटर से सवाल आ सकता है, आ जाता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर बेसिक इन नेचर। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के नॉलेज होने भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लाइसिन और आर्जिनिन है ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों अमीनो एसिड्स के अंदर रिच होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स पॉलीअमाइंस आर फाउंड इन प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, DNA इज़ नॉट स्कैटर्ड बट इज़ हेल्ड विद सम प्रोटीन्स। अब उसने यहाँ पे सम प्रोटीन्स का नाम दे रखा है, यहाँ पे उसने हिस्टोन प्रोटीन का नाम भी इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है ना। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, उसकी जगह पॉलीअमाइंस होता है। बट पॉलीअमाइंस का नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसीलिए पॉलीअमाइंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया है कि पॉलीअमाइंस होते हैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। प्रोटीन कौन से होते हैं? पॉलीअमाइंस होते हैं, ठीक है। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच कॉम्प्लेक्स। देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। अब हिस्टोन प्रोटीन्स के हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए कि एक तो वो बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमने बात करी थी कि जो डीएनए है, डीएनए एक तो एसिडिक होता है, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट आयन की वजह से। फॉस्फेट आयन की वजह से एसिडिक होता है, उसी की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है जिसके अराउंड डीएनए का हेलिक्स बाइंड करेगा वो इसके इन दोनों के अपोजिट होने चाहिए। एसिडिक का अपोजिट बेसिक हो गया और नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव हो गया, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके और मोर स्टेबल हो सके। इसलिए हमें हिस्टोन प्रोटीन के टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स याद रखने हैं, एक तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा बेसिक इन नेचर होगा। अब द प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग ऑन द abundance of amino acid residues with charged side chains, ठीक है। ये बस इस वाली लाइन से यही कहना चाह रहा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, इसीलिए वो बेसिक नेचर के होते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। बोथ द अमीनो एसिड्स रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स, ठीक है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक हिस्टोन ऑक्टामर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और इनके पीछे भी
अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकता, इनके पीछे भी इनकी कॉपी है, एक एक है, ठीक है। तो ये 4 हिस्टोन ऑक्टामर हो गए। तो ये 4 जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ये मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। इन 8 को जो जैसे 4 है मेन, तो H2A है हमारे पास, इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, H2A, H2B, H3 और H1। एक एक तो ये आगे आगे हो गए, एक एक इनके पीछे पीछे हो गए, तो टोटल 8 हो गए। इन 8 को मिलकर बोलते हैं हम हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन ऑक्टामर को जब हम H1 प्रोटीन के साथ बाइंड कर देंगे तो वो मिलकर पूरा हिस्टोन ऑक्टामर प्लस H1 ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम बना डालेंगे। आगे बात समझ में? और एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है। और एनसीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट डेटा ये भी दे रखा है कि जो एक न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो हिसाब लगा सकते हैं कि 200 बेस पेयर्स एक गोले के अराउंड बाइंड हो गए, कितनी बड़ी चीज़ है ये। इसी का रीज़न होता है कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन जो होता है इसकी वजह से इतना लंबा स्ट्रैंड जो डीएनए का 2.2 मीटर का, वो न्यूक्लियस के अंदर इजीली अकोमोडेट हो जाता है। देखो एनसीईआरटी में भी यहाँ पे बना रखा है कि हिस्टोन ऑक्टामर, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल इज़ हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। ये हिस्टोन ऑक्टामर 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एज अ होल न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ये H1 हिस्टोन भी इन्होंने अलग से बना रखा है। जब हिस्टोन ऑक्टामर H1 हिस्टोन के साथ बाइंड करता है तो वो मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। खैर एनसीईआरटी में सिर्फ डायग्रामेटिकली व्यू से ये एक्सप्लेन कर रखा है, बट थ्योरेटिकल लिखा नहीं हुआ। थ्योरेटिकल सिर्फ इतना पार्ट दे रखा है, तो इसी में से सवाल आएगा, डेप्थ में आने नहीं वाला। बस सवाल वो यही पूछ सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक है, किसकी वजह से बेसिक है। तो हमारे पास 2 हैं, एक तो लाइसिन और आर्जिनिन, दोनों अमीनो एसिड की वजह से वो बेसिक है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है हमको, ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्यों? क्योंकि वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी एनसीईआरटी में भी आगे देखने को मिलेगा कि जो ह्यूमन डीएनए है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोसोम मिलेंगे। अब ह्यूमन डीएनए के अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं अलग, अगर ठीक है इतने बेस पेयर्स हैं, और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो इसको जब हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा हमारे पास उतने न्यूक्लियोसोम हैं हमारे एक डीएनए के अंदर, एक पूरे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, एक डिप्लॉयड सेल के अंदर, ठीक है। और अगर हैप्लॉयड के लिए पूछ ले तो आधा हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा। अगर वो जीनोम के लिए पूछ ले, जीनोम का मतलब ही होता है हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो अगर वो पूछ ले कि हाउ मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, जीनोम का मतलब ही हैप्लॉयड होता है, तो उस केस के अंदर 3.3 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 200 करेंगे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है कि जो जीनोम है, जीनोम, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जीनोम रेफर्स टू हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे चलते हैं। न्यूक्लियोसोम is the repeating unit of chromatin, thread like stained color body seen in nucleus। अब क्रोमेटिन होता क्या है ये चीज़ एक बार समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास ये है सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को मैं लार्ज करके बना देता हूँ यहाँ पर। अब जब सेल नॉर्मल स्टेट में, मतलब जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो जब वो डिवाइड नहीं करेगा तब जो उसका डीएनए होगा वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और क्रोमेटिन ये है बीट स्टोन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो बीट स्टोन स्ट्रिंग बना रखा है ये क्रोमेटिन है, ये पूरा है क्रोमेटिन फाइबर। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आप लोगों को तो ये देखो, ये था सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, तो उसके अंदर वो ऐसे स्प्रेड होगा क्रोमेटिन, ठीक है। तो जब सेल डिवाइडिंग स्टेट में नहीं होता तो डीएनए प्रेजेंट
इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। बट जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो यही न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस करके वो क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है, तो जब सेल डिवाइडिंग स्टेट में होता है तब डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस, बट व्हेन सेल इज इन रेस्टिंग स्टेट और नॉन डिवाइडिंग तो तब उस केस के अंदर जो डीएनए है सेल के अंदर वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो क्रोमेटिन है इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास क्रोमेटिन था, ठीक है। क्रोमेटिन के अंदर जो न्यूक्लियोसोम है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग थी पूरी, स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स जो हैं, जो गोले हैं, ये हमारे न्यूक्लियोसोम्स हैं, और जो इनको आपस में कंबाइन कर रही है स्ट्रिंग, ठीक है, ये पूरी की पूरी देख लो ना, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर था ये गोले हैं, ये हो गए हमारे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अराउंड डीएनए बाइंड है। तो ऐसे लगा के चलो कि ढेर सारे पत्थर हैं, ठीक है, उनको बांध रखा है धागे के साथ, धागे से आपस में वो अटैच्ड हैं, धागा इस पर रोल किया फिर आगे चलते गए। तो जो धागा है हमारा वो हो गया डीएनए, ठीक है, और ये जो पत्थर है वो हमारा हो गया न्यूक्लियोसोम। बस इतनी सी बात है, और इसी को क्रोमेटिन बोलते हैं। तो जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है ना, तो जो बीड्स हैं, बीड्स हमारी हो गई न्यूक्लियोसोम। आगे बात समझ में? न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जब वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहा है ना तो वो हमारे न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, और वो पूरा स्ट्रक्चर है जो, उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं अंडर माइक्रोस्कोप देखा जब, ठीक है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन क्रोमेटिन इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर coiled एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। आगे बात समझ में, जो मैंने अभी बताया वही कह रखा है। जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है इन क्रोमेटिन, मतलब जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन इज पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन कन्वर्ट होता है क्रोमेटिन फाइबर्स में, और क्रोमेटिन फाइबर्स फर्दर क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होते हैं। कब? कब? एट मेटाफेज स्टेज, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज के ऊपर ये सब काम होता है और क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है। मेटाफेज स्टेज को हम, जो डीएनए की मॉर्फोलॉजी है उसकी स्टडी के लिए हम मेटाफेज के अंदर जो सेल है उसको स्टॉप कर लेते हैं आर्टिफिशियली। क्यों? क्योंकि मेटाफेजिक स्टेज होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, क्योंकि मेटाफेज स्टेज के अंदर जो क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेटाफेज स्टेज है इट इज़ यूज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर सवाल आए कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कौन सी स्टेज में स्टडी करते हैं, तो मेटाफेजिक स्टेज में, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जो कंडेंसेशन है ऑफ डीएनए वो कंप्लीट हो चुका होता है। Packaging of chromatin at higher level require additional set of proteins that are collectively referred to as non-histone proteins, ठीक है। तो जब हाई लेवल पर पैकेजिंग हो रही होती है, देखो नॉर्मल पैकेजिंग के लिए तो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स की काफ़ी हैं, बट मान लो कि हिस्टोन प्रोटीन्स अगर सफिशेंट नहीं है, क्वांटिटी उनकी कम है, तो अलग से नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो उनका सहारा ले लेते हैं। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन कुछ नहीं है, पैकेजिंग में ही काम आता है। ये बस इतनी सी स्टेटमेंट दे रखी है एनसीईआरटी में, इसका और कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा कि ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर ही काम आते हैं एट हायर लेवल, क्योंकि जब हाई लेवल की पैकेजिंग होगी तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर पैकेजिंग हो रही होगी। तो उसके लिए हमें सब एडिशनल सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वही है ना। तो मान लो क्रोमेटिन ऐसा है, ठीक है। सम प्लेसेस पर इट इज़ लूजली पैक्ड रेफर टू एज यूक्रोमेटिन, एंड सम प्लेसेस पर इट इज़ डेंसली पैक्ड नोन एज हेटेरोक्रोमेटिन। अब कई प्लेसेस पर जो हमारा क्रोमेटिन है वो लूजली पैक्ड है, कई जगह पर जो वो होगा वो डेंसली पैक्ड होगा। डेंसली पैक्ड होगा मतलब जो न्यूक्लियोसोम्स है वो बहुत पास होंगे अपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूक्रोमेटिन, और हमारा ये हो गया हेटेरोक्रोमेटिन जो डेंसली पैक्ड है। अब बात को गौर से सुनो, अगर हम इसको
ये तो सीधी लाइन है, जब इसको खोल कर बनाएंगे, जो सीधी लाइन बना रखी है तो डीएनए ही ना, तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है इसका, डबल हेलिक्स है, इसको ऐसे बनाएंगे। जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन के अंदर वो लूजली पैक्ड है, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो हम इस तरह से बना लेते हैं, तो वो लूजली पैक्ड है। बट यही जब हम हेट्रोक्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनाना पड़ेगा, डेंसली पैक्ड। अब आप खुद देख के बताओ कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा इस वाले स्ट्रक्चर का और इस वाले डीएनए का, तो ज़्यादा बेटर, अच्छे से जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो किस में होगा, मैं बताता हूँ। यूक्रोमेटिन के अंदर होगा अच्छा ट्रांसक्रिप्शन। क्यों होगा? क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर मूव करेगा, आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर मूव करता जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर या फिर जिस भी डायरेक्शन के अंदर, वो हम आगे देख लेंगे, तो डीएनए को अनवाइंड करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्लेस पर हम डीएनए को अनवाइंड कर देते हैं, तो उसको अनवाइंड करना ईजी हो गया, एनर्जी इनपुट कम देना पड़ता है। तो जो यूक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है। बट यही अगर हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन में जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो अपनी एक्टिविटी इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस है, इसको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे बात समझ में, इसीलिए एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, बट जो यूक्रोमेटिन है इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें याद होगी। अब यूक्रोमेटिन जो है लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड, अब देखो लूजली पैक्ड था, ठीक है, इस तरह से था, और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो इस तरह से पैक्ड था उतने ही स्पेस के अंदर। तो जब हम स्टेनिंग करते हैं तो स्टेन पर मान लो कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं और डीएनए वो स्टेन हो रहे हैं, तो डीएनए तो दोनों में बराबर स्टेन नहीं होगा, क्योंकि इसमें डीएनए की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उतना ज़्यादा स्टेन होगा। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो कम है, इसके अंदर न्यूक्लियोसोम भी कम है, डीएनए भी कम है, तो जो स्टेन होगा वो लाइट कलर में दिखेगा। बट इसके अंदर न्यूक्लियोसोम भी ज़्यादा है और डीएनए भी ज़्यादा है हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर, तो इसके अंदर जो स्टेन है वो बेशक रंग सेम है दोनों के अंदर, बट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हैं, इस वजह से ये हमें डार्क दिखेगा, क्योंकि सेम स्पेस के अंदर ज़्यादा रंग देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो यूक्रोमेटिन है इट इज़ लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट। लूजली पैक्ड होने की वजह से इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, वेयर एज जो हेट्रोक्रोमेटिन है इट इज़ मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क एंड इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। यहाँ से हम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल देख लेते हैं। ये जितना भी दे रखा है पैराग्राफ किसी ना काम का, कुछ नहीं पूछा जाता इसमें से। हमारा मेन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, एफ ग्रिफिथ का। ये क्या था फ्रेडरिक ग्रिफिथ? एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक टाइप का बैक्टीरिया है जो निमोनिया कोज करता है। निमोनिया जो है इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ लंग्स इन विच लंग्स आर फिल्ड विद फ्लूइड, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है लंग्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये निमोनिया के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में अच्छे से दे रखा है। तो निमोनिया से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, व्हाट इज़ द कॉजेटिव रीएजेंट, तो बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने निमोनिया ले लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। दो टाइप के लिए थे, एक तो एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ, जो स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहे थे वो हो गए एस स्ट्रेन, स्मूथ कॉलोनीज मतलब ऐसे। और जो आर स्ट्रेन के टाइप के हैं वो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इस टाइप के हो गए, ठीक है। मान लो सरफेस है कॉलोनी का, ये मान लो जो बैक्टीरिया उसका सरफेस है ऐसा। अब स्मूथ और रफ के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरिया दे रखे हैं। एक बैक्टीरिया की जो बाउंड्री है वो रफ़ है, ठीक है,
जो दूसरा बैक्टीरिया है उसकी बाउंड्री जो है वो स्मूथ है। जो रफ़ बैक्टीरिया है, रफ़ बैक्टीरिया के अंदर देखो जो बाउंड्री है इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड विच इज़ हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। तो जो डॉटर्स होंगे, जो मतलब जो अभी न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया होंगे निमोनिया के, उसके अंदर जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर पॉलीसैकेराइड देखने को मिलेगा आउटर बाउंड्री में। और पॉलीसैकेराइड की जो होती है बाउंड्री, ये स्टिकी होती है इन नेचर, ताकि अलग अलग टाइप दूसरे जो हैं और डॉटर सेल्स वो आपस में बाइंड कर सकें और कॉलोनी फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, तो ये हेल्प्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। बट जो हमारी स्मूथ बाउंड्रीज होती हैं दे आर नॉन स्टिकी, रेगुलर एंड स्मूथ। क्यों अब ये स्मूथ क्यों होगी? क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड का भी यहाँ पर डेपोजिशन हो जाता है। और जब पॉलीसैकेराइड के ऊपर पॉलीपेप्टाइड का डेपोजिशन हो जाता है तो डॉटर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डॉटर है, डॉटर के अंदर तो सिर्फ पॉलीसैकेराइड है, बट जो एडल्ट है, एडल्ट के अंदर साथ में साथ पॉलीपेप्टाइड भी आ गया। ठीक है, जो हमारी स्मूथ कॉलोनीज थी ना, स्मूथ कॉलोनीज में पॉलीपेप्टाइड का डिपोजिशन हो जाता है, तो पॉलीसैकेराइड के ऊपर पॉलीपेप्टाइड आ गया, जिसकी वजह से जो आउटर बाउंड्री थी वो थिक हो गई। तो थिक होने की वजह से उसे प्रोटेक्शन मिलने लग गया। ठीक है, तो जो स्मूथ कॉलोनीज हैं जिनकी बाउंड्री स्मूथ है, ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, वो थिक हैं, इसकी वजह से उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना वो थिक है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसीलिए वो पैथोजेनिक हो जाते हैं और पैथोजेंस की तरह ऐड करते हैं। बट जो हमारा रफ़ कॉलोनीज़ है, रफ़ कॉलोनीज़ में सिर्फ और सिर्फ पॉलीसैकेराइड है, इसीलिए वो थिन है तो उसकी वॉल्स को डिस्ट्रॉय करना इजी हो जाएगा, इसीलिए इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। एक्चुअल में इनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पैथोजेनिक होते ही नहीं। ठीक है, तो जो रफ़ कॉलोनीज़ हैं, रफ़ कॉलोनीज़ नॉट पैथोजेनिक। ठीक है, बट जो हमारी स्मूथ कॉलोनीज़ है, स्मूथ कॉलोनीज़ में पॉलीपेप्टाइड लेयर एक्स्ट्रा आ जाती है। देख लो ना, रफ़ था तो जो डिप्रेशन से ये भर गए, भरने की वजह से ये एकदम स्ट्रेट हो गया। ठीक है, अब जो वॉल थी वो थिक हो गई, पहले वो यहाँ तक थी, अब वो यहाँ तक आ गई, थिक हो गई, तो उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज पैथोजन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे एस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, कि माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ मतलब इन्फेक्शियस या फिर वेलोरेंट, डाइज फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन मतलब रफ मतलब नॉन इन्फेक्शियस, डू नॉट डेवलप निमोनिया। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चरल प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जो कि एस होते हैं, एस स्मूथ शाइन मतलब जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, रफ मतलब नॉन इन्फेक्शियस। दिस इज़ बिकॉज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस या फिर पॉलीसैकेराइड कोट, वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। बट ये एनसीईआरटी कह रहा है। एक्चुअल में जब हाई लेवल पर पढ़ाई करते हैं तो पॉलीसैकेराइड कोड दोनों के अंदर होता है, जो एस स्ट्रेन होते हैं इन्फेक्शियस उनके अंदर एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड कोड आ जाता है। बट हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये भी सही है कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं दे हैव पॉलीसैकेराइड कोड वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट हैव। एनसीईआरटी इसे इस फॉर्म में प्रेजेंट करता है। एस स्ट्रेन मतलब इन्फेक्शियस, जब स्टेज को हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो वो मर जाता है, नॉन इन्फेक्शियस को इंजेक्ट करते हैं तो ज़िंदा रहता है। ठीक है, अब जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड था मतलब वो मर चुका था, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस ज़िंदा रहा। बट जब हीट किल्ड बैक्टीरिया के साथ हमने आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो माइस को कायदे से मरना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है ये भी पैथोजेनिक नहीं है, और जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन तो पैथोजेनिक होता ही नहीं, तो दोनों पैथोजेनिक नहीं है, तो माइस को मरना ही नहीं चाहिए था। बट माइस डाइड। क्यों?
क्योंकि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का इन्फेक्शियस डीएनए था, ठीक है, वो आर स्ट्रेन के अंदर चला गया बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम शुरुआत से पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उससे हमें पता चलता है कि सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट इज़ डीएनए, जो कि हमें पता है, बट उस टाइम पर तो किसी को पता नहीं था ना कि डीएनए है। ये सब एक्सपेरिमेंट डीएनए की डिस्कवरी के लिए ही हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पर सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया into R strain bacteria had enabled R strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एनसीईआरटी में कुछ और भी दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं कि when we injected a mixture of heat killed S strain bacteria and live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S strain bacteria from the dead mice। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इन्फेक्शियस इन्फॉर्मेशन थी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की, वो इसमें आ गई और इसने फिर जो वेनम था वो प्रोड्यूस किया। इसीलिए लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया या फिर उसकी जो प्रोडक्ट्स थे वो हमने माइस से एक्सट्रैक्ट किए, जिसकी वजह से वो मरा था। और वैसे इसमें दे रखा है कि जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आर स्ट्रेन के अंदर एस स्ट्रेन से बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डेड माइस से रिकवर किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था, इससे हमने इतना बता दिया था कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पर, 3 मेजर साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। इनके आगे के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कहीं हम याद कर रहे हैं ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड, मैकलिन मैककार्टी, बिल्कुल इनके आगे के नाम बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, इनके पीछे के नाम याद रख लो, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी। एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी याद रख लो, उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इनको पता तो था नहीं कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, तो इन्होंने जो हमारे ऑप्शन में ये 3 चीज़ें ले ली, प्रोटीन ले लिया, डीएनए ले लिया और आरएनए ले लिया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों में से कोई एक चीज़ ही था जो कि एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऐड कर रहा था। तो इन्होंने 3 बीकर लिए, ठीक है, तीनों के अंदर प्रोटीन भी डाला, डीएनए भी डाला, आरएनए भी डाला, प्रोटीन भी डाला, डीएनए भी डाला, आरएनए भी डाला, तीनों के अंदर। ये जो तीनों बीकर्स थे इनके अंदर प्रोटीन ले लिया, डीएनए ले लिया, आरएनए ले लिया, बट किसके लिए ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे ये किस ऑर्गेनिज्म के लिए? ये जो एस स्ट्रेन न्यूमोकोकस बैक्टीरिया था जो, उसके लिए हैं। क्यों लिए हैं? देखो, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है उससे कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आर स्ट्रेन में जाता है, ठीक है, तो जो एस स्ट्रेन से जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगा वही तो आर स्ट्रेन में जाएगा। तो ये हमने एस स्ट्रेन के लिए। अब इसके बाद ये बीकर में सब थे। अब इसके बाद जो बीकर था, बीकर के हमने अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाल दिया तीनों के अंदर। तो अगर इन शॉर्ट नंबर देखें अगर, तो ये सब तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के थे, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, और ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था। तो इनमें से कोई एक है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को विरुलेंट बना देगा, ठीक है। तो पहले इस वाले बीकर में हमने सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएस डाला। इसके अंदर हमने प्रोटीएस डाल दिया, ठीक है।
तो जब प्रोटीएस डाला तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन ख़त्म हो गया। प्रोटीन डालने पर देखा गया कि जो आर्स्टिन बैक्टीरिया था वो विरुलेंट बन रहा था, मतलब इन्फेक्शियस बन रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह एक्ट नहीं करता, क्योंकि प्रोटीन की एब्सेंस में भी कोई चीज़ है जो कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निकली है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को विरुलेंट बना रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोटीएस का। प्रोटीएस के बाद आता है हमारा नंबर सेकंड, आरएनएस का। ठीक है, इस वाले बीकर में हमने आरएनएस डाल दिया। आरएनएस, आरएनएस क्या है? आरएनएस है आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला तो आरएनए डिज़ोल्व हो जाएगा, आरएनए की अस्तित्व ख़त्म हो गया। तो इस बीकर में देखा गया कि जो आर्सेन बैक्टीरिया था वो फिर इन्फेक्शियस बन गया। मतलब प्रोटीन या डीएनए से में से कोई एक चीज़ है जो कि आर्सेन बैक्टीरिया को विरुलेंट बना रही है। अब प्रोटीन तो है नहीं, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं। तो अंडरस्टूड है कि जो आखिरी वाला बीकर है उसी से पता चलेगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। आखिरी बीकर के अंदर हमने डीएनएस डाल दिया। डीएनएस, ये वाला डीएनएस, डीएनएस डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। अब डीएनए डाइजेस्ट हो गया, अब इसमें डीएनए ख़त्म हो गया। तो जो ये वाला बीकर था इसके अंदर देखा गया कि जो आर्स्टेन बैक्टीरिया है वो नॉन इन्फेक्शियस ही रहा। तो डीएनए ही है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इन 3 साइंटिस्ट का, इनसे हमें पता क्या चला, इनका रिज़ल्ट क्या था, कंक्लूजन क्या था? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिकल नेचर बताया था हमारे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ठीक है, कि वो डीएनए हो सकता है, अभी वो कंफर्म नहीं हुआ था। आ रही है बात समझ में? तो अब हमें ना वर्डिंग्स पकड़नी है। अगर एग्ज़ाम में पूछ रहा है कि विच साइंटिस्ट गेव द आइडिया अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच साइंटिस्ट गेव द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो उस केस के अंदर हमारे पास मैकक्लिन, मैककार्टी, कॉलिन मैक्लियोड और ओसवाल्ड एवरी साइंटिस्ट आ जाएंगे। तो इनको याद कैसे रखें? आगे वाले नाम तो इनके काट ही दो, पीछे वाले नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी, ये नाम याद रखो, उसी से काम चल जाएगा। देखो, 2 नाम तो मैक से ही हैं। ठीक है, तीसरा नाम याद कर लो एक ही बस, एवरी, उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। अब हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि ये पैराग्राफ कह क्या रहे हैं। प्रायर टू वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैककार्टी, द जेनेटिक मटेरियल was thought to be protein. This work They work to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. अब देखो, एनसीईआरटी ने खुद मेंशन कर दिया है कि इन तीनों ने काम क्या किया था। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सीधा सीधा क्लियरली मेंशन है। इनके एक्सपेरिमेंट का एम था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। ठीक है, they purified biochemicals, proteins, DNA, RNA from heat-killed S-strain cells to see which one could transform R cells into S cells, मतलब नॉन विरुलेंट या फिर नॉन इन्फेक्शियस टू इन्फेक्शियस स्टेज। अब इन्होंने हीट किल्ड वाला ही क्यों लिया? हीट किल्ड वाले से जो सेल्स थे, बैक्टीरिया था, हीट किल्ड एस से ही क्यों लिया, लिविंग से क्यों नहीं लिया? क्योंकि लिविंग तो अपने आप ही खुद से ही इन्फेक्शियस कॉज करने की कैपेसिटी रखता है ना। डेड इसीलिए लिया क्योंकि इससे कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकल कर इसको इन्फेक्शियस बना रहा है, हमें उस चीज़ को फाइंड करना था। अगर यही लिविंग ले लेते तो वो तो खुद इन्फेक्शियस कर देता, इन्फेक्शन कॉज कर देता, वो आर स्ट्रेन को इन्फेक्शियस क्यों बनाता? आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इस लाइन से कि फ्रॉम हीट किल्ड सेल्स, तो वो हो सकता है कि हीट किल्ड की बजाय लिविंग एस सेल्स कर दे, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में इस टाइप से स्टेटमेंट आ सकती है इस सेंटेंस से। ठीक है,
They discovered that DNA along from S strain caused our bacteria to become transformed. They also discovered that protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNase did not affect transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA. Digestion with DNA is inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. ये जो भी बीकर बना के मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, ये सब इसी की एक्सप्लेनेशन थी. आई होप ये सब कुछ समझ आ चुका होगा. दे कंक्लूडेड दैट DNA इज हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड. ठीक है. तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एकदम कन्फर्मिंग एक्सपेरिमेंट नहीं था, बट जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था ऑल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस का, इट गेव इट गेव द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. अनइक्विवोकल मतलब अनडाउटेड. आई बात समझ में कि ये तो पक्का प्रूफ दे ही दिया इन्होंने कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. एक स्टेटमेंट यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखी है. कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन आर डीएनएस एंड डीएनएस. तो डीएनएस तो डीएनए हो गया ढेर सारे डीएनए. डीएनएस हो गया डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम. ठीक है. तो ये इसके अंदर डिफरेंस है. आई डोंट थिंक ये कभी एग्ज़ाम में आएगा क्योंकि इतना टुच्चा सवाल है, हर कोई इसको सही करके आएगा. बट हमारा जो एनटीए है, एनटीए भी टुच्चा ही है क्योंकि वो भी नीट का पेपर टुच्चा ही बना रहा है आजकल. तो हो सकता है यही पूछ ले. तो इसको भी एक बार नज़र लगा लेना, मतलब नज़र इस पर डाल लेना एक बार. तो अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ये किसने दिया? ये दिया ऑल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने. दे वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पर एक्ट करते हैं. तो नाम में तो इनके बैक्टीरिया आ रहा है, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि ये बैक्टीरिया होंगे. ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं. ठीक है. बैक्टीरियोफेज अटैक्स टू बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल. वायरस का काम ही होता है, वो आउटसाइड द होस्ट तो नॉन लिविंग रहता है, बट जैसे ही होस्ट के अंदर वो जाता है वैसे ही वो जो होस्ट की डीएनए मशीनरी है उसको ओवरटेक कर लेता है और उसके होस्ट के डीएनए से अपने खुद के जो वायरल डीएनए है उसको रेप्लिकेट करता है और नए वायरसेस का फॉर्मेशन कर देता है. द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स. ठीक है. ये जो लाइन है ये यही कह रहा है कि जो होस्ट का डीएनए है, वायरल जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो होस्ट के डीएनए को यूज़ करके अपना रेप्लिकेशन करते हैं और नए वायरसेस का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. और मान लो जैसे बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर एक वायरस की एंट्री होगी. अब वो वायरस जो है वो वायरस रेप्लिकेट करता जाएगा, ढेर सारे वायरस बनाता जाएगा. ये वायरस तब तक बनाता जाएगा जब तक ये जो बैक्टीरिया है ये बर्स्ट नहीं हो जाता और बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो जाती. ठीक है. हर्शी एंड चेज, ऑल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज वर्कड to discover whether it was protein or DNA from the virus that entered bacteria. अब इन्होंने दो कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से लिए, एक तो प्रोटीन लिया और डीएनए लिया. अब इन्होंने डीएनए तो चलो ठीक है, डीएनए तो हमें पता ही है, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से भी डीएनए ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था. बट प्रोटीन क्यों लिया? क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है प्रोटीन क्यों लिया. बट उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन. इसीलिए जो ये वाला एक्सपेरिमेंट था इससे प्रूव हुआ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए. यहाँ पे लास्ट में लिखा भी हुआ है कि मैनी ऑफ द साइंटिस्ट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड, क्योंकि उस टाइम पर सबको लगता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. और इसने इसका एक कंपटीटर ला के खड़ा कर दिया इन तीनों साइंटिस्ट ने, एवरी मैकलिन पार्टी और मैकलियोड ने. ठीक है. तो अब यहाँ पर दो ऑल्टरनेटिव्स आ गए हमारे पास, एक आ गया हमारे पास प्रोटीन और एक आ गया डीएनए. तो ये जो अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था इन्होंने दो सब्सटेंसेस को यूज़ किया टू फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. हर्शी एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वॉज ए प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया.
अब इनका जो जिस चीज़ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस ऑर्गेनिज्म पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो था बैक्टीरिया। और बैक्टीरियोफेज से उनको इन्फेक्शन करवाया था। दे ग्रू some viruses on a medium that contain radioactive phosphorus and some other on a medium that contain radioactive sulfur। अब दो इन्होंने एलिमेंट्स लिए, एक रेडियो एक्टिव सल्फ़र लिया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। सल्फ़र का जो नॉर्मल सल्फ़र होता है उसका एटॉमिक मास होता है 32। इन्होंने जो सल्फ़र लिया वो लिया 35 वाला। और जो फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस इन्होंने 32 वाला लिया। ठीक है, तो ये जो आइसोटोप्स थे ये रेडियो एक्टिव थे। अब जो सल्फ़र है, सल्फ़र पाया जाता है प्रोटीन्स में। प्रोटीन का अगर हम इंटरनेट से स्ट्रक्चर निकाल के देख लेना तो उसमें सल्फ़र पाया जाएगा। और जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट तो डीएनए में पाया जाता है। अब जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में ग्रो करे, उनके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो डीएनए में देखने को मिलता है। जो मीडियम का रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, वो जो वायरस का फॉस्फोरस था डीएनए का, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। इसलिए वो वायरसेस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में रेप्लिकेट किए थे, उनका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हो गया, तो ये फॉस्फोरस हो गया। और वो वायरसेस जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र के मीडियम में रेप्लिकेट किए थे, उनका जो डीएनए था या फिर जेनेटिक मटेरियल था, वो तो नॉन इन्फेक्ट, मतलब वो तो नॉर्मल रहा, बट जो प्रोटीन था, और वायरस होता है, वायरस के अराउंड प्रोटीन कोड होता है ना एक, उनका जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव बन गया। ठीक है, तो वायरस इज ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस डीएनए में मिलता है, कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस बट नॉट प्रोटीन, बट प्रोटीन डज नॉट। ठीक है, सिमिलरली द वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। डीएनए के अंदर हमारा फॉस्फेट होता है और प्रोटीन के अंदर हमारा सल्फ़र होता है। आई बात समझ में? तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का मीडियम था, उसमें वायरस का जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव बन गया, और जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र का मीडियम था, उसमें जो वायरस का आउटर प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव बन गया। अब इन्होंने अगला काम क्या किया, ये काम करके इनके पास मेनली दो टाइप के वायरसेस आ गए। ठीक है, एक वायरस ये रहा, एक वायरस ये रहा, एक बैक्टीरियोफेज ये रहा, एक बैक्टीरियोफेज ये रहा। अब एक बैक्टीरियोफेज का जो ये रेड वाला पोर्शन है ना, रेड वाला पोर्शन मतलब रेडियो एक्टिव है। अब ये वाला जो बैक्टीरियोफेज था, इसमें तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। ठीक है, रेडियो एक्टिव S35 सल्फ़र प्रोटीन कैप्सूल। और जो दूसरा बैक्टीरियोफेज था, उसके अंदर जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में ग्रो किया गया था। तो जो रेड कलर है वो रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है। इस वाले बैक्टीरियोफेज में देखो, प्रोटीन कोड बाहर का रेड है तो वो रेडियो एक्टिव है, इसके अंदर जो अंदर का डीएनए वो रेड है तो वो रेडियो एक्टिव रहेगा। अब बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन करवाया। इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज थे वो बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ दी। ये जो स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों बैक्टीरियोफेज इन्होंने उसके जो हमारे पास दो बैक्टीरियोफेज थे, इन्होंने बैक्टीरिया से पर उन पर इन्फेक्शन करवा दिया। जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले मीडियम में ग्रो किया गया था, उसका जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव था। अब जब इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सरफेस पे जाकर बाइंड कर गया अपने ये टेल फाइबर से। ठीक है, अब जो डीएनए मटेरियल था उसके अंदर का, वो उसके अंदर चला गया। तो जो डीएनए मटेरियल था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, तो जो बैक्टीरियोफेज था वो भी रेडियो एक्टिव नहीं देखने को मिला। ठीक है, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन बैक्टीरिया। मैंने अभी शायद से बैक्टीरियोफेज बोल दिया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ दूसरे केस के साथ। ये वाले जो बैक्टीरियोफेज थे, इनके अंदर जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था, और हमें पता है कि जो डीएनए है इट एक्ट्स एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा और अंदर जाकर रेप्लिकेशन करेगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया
रेडियो एक्टिव बन जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो डीएनए था वो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर चला गया, मतलब डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड किए गए थे वो रेडियो एक्टिव देखने को मिले। तो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स, रेडियो एक्टिविटी। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट लाइनर्स दे रखे हैं कि सुपर नेटेंट क्या होता है। सुपर मतलब जो अच्छा हो, सुपर मतलब हाई हो। तो सुपर नेटेंट जैसे हमारे पास बीकर था, देखो जो प्रोसेस है ना 3 स्टेप्स में ओकर होता है। सबसे पहले इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन करवाने के बाद हमने जो बैक्टीरिया था और बैक्टीरियोफेज था उसको सेपरेट करवा दिया, ब्लेंडिंग के थ्रू, ब्लेंडर में उसको एजिटेट करवाया, तो ये दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मान लो बीकर था, सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर होता है। तो दोनों की, जो बैक्टीरियोफेज था और बैक्टीरिया था, इनकी जो डेंसिटी वो अलग अलग थी। अब साइज़ से देख लो, जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, उसका साइज़ कम होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो बैक्टीरियोफेज हमें ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है, और जो बैक्टीरिया है वो नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि वो भारी है। अब इस वाले प्रोसेस के अंदर हमारा जो बैक्टीरियोफेज था वो रिएक्टिव था, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कोट रिएक्टिव था। तो इसमें लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। तो जो चीज़ ऊपर थी वो रेडियो एक्टिविटी उसके अंदर देखने को मिली। वैसे ही इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास बीकर था, ऊपर बैक्टीरियोफेज था, नीचे हमारा बैक्टीरिया था। अब ये इस केस के अंदर जो हमारा बैक्टीरिया था वो रेडियो एक्टिव था। तो जो सुपर नेटेंट होगा ऊपर वाला, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। सो नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपर नेटेंट। आगे बात समझ में? जो पीपीटी था जो नीचे दिख रहा है उसी के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर किसी को ना पता हो कि सुपर नेटेंट क्या होता है, तो सुपर नेटेंट वो चीज़ होती है जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो चीज़ ऊपर होती है, जो लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ सुपर नेटेंट होती है। इसको याद कैसे रखें? सुपर मतलब जो, जैसे सुपरमैन है वो ऊपर उड़ता है ना आकाश में, आसमान में उड़ जाता है, तो जो चीज़ ऊपर है वो सुपर नेटेंट होगी। तो ये था हमारे पास हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट को फटाफट देख लेते हैं कि ये कैसा है। देखो, ऑल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट जो डीएनए इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र था S35, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जो उसका एटॉमिक मास है वो भी हमें याद रखना है। जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र था वो प्रोटीन कोट में इनकॉर्पोरेट हो गया था बैक्टीरियोफेज के, और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया था, ठीक है। तो मैथ्यू में सेल्सन, सॉरी ये तो अगला एक्सपेरिमेंट है। ऑल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट ये कहता है। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उनको एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, इट एक्सप्लेन्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वही भी पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था। उसके बाद आता है ऑल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट। दे एक्सप्लेन ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक वर्ड है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये हाई लेवल वर्ड है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछ ले, बट आई डोंट थिंक वो पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो ट्रांसडक्शन वर्ड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रख लो इसके अंदर कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर था। तो अगर वो पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ आंसर चला जाएगा। अब ऑल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट में स्टेप्स पूछ सकता है वो, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए। अब मज़े की बात देखो, यहाँ पे प्रोटीन और डीएनए के बीच में कंपैरिजन बता रखा है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में इसलिए बता रखा है क्योंकि उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, वो ये भी मानते थे कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल की तरह ऐड कर रख सकता है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ उसका नाम दे रखा है कि प्रोटीन, उस टाइम के साइंटिस्ट मानते थे कि प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल ऐड करता है, बट उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही ध्यान रखें कि प्रोटीन
और डीएनए के बीच में कंपैरिजन इसलिए किया जाता था क्योंकि उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये भी मानते थे कि प्रोटीन इज़ अ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये इस चीज़ का कोई भी एमसीक्यू नहीं बन सकता, तो ये जो लाइन है ये यूज़लेस है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली रिजॉल्व फ्रॉम हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। जो ऑल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट था, इट गेव अनइक्विवोकल प्रूफ दैट जो डीएनए है इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। It became an established fact that it is DNA that acts as a genetic material. ठीक है। However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material. अब इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंटर है ये सिर्फ और सिर्फ डेटा है जो दे रखा है। NCERT के अकॉर्डिंग टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर, ठीक है, इन दोनों वायरसेस के अंदर RNA एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। आई बात समझ में? अब टोबैको मोज़ेक वायरस का तो मोस्टली सबको पता होगा क्योंकि इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक नया वर्ड है, ठीक है, इसके बारे में याद रख लो बस। तो ये MTR है। MTR मतलब होता है मुझे तो रट लो, ठीक है। इससे कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ 2 एग्जांपल दे रखे हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग RNA एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, और इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है। NCERT में सिर्फ ये 2 ही एग्जांपल दे रखे हैं जिनके अंदर RNA एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। Answer to some of the questions such as why DNA is predominant genetic material whereas RNA performs dynamic functions. Dynamic मतलब क्या होता है? Which is not in a state of static. देखो, fluid dynamics और fluid static. Static मतलब stationary, dynamic मतलब in the state of constantly moving. तो dynamic function मतलब वो stable नहीं है। और RNA acts as a messenger, adapter. RNA के फंक्शंस ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, उसको याद रखने का तरीका M से मैसेंजर हो गया, A से अडेप्टर हो गया, C से कैटलिस्ट हो गया, S से हो गया स्ट्रक्चरल, जो हमारा राइबोसोमल RNA होता है, ठीक है। So a molecule that acts as a genetic material must fulfill the following criteria. ये जो क्वेश्चन है कि क्राइटेरिया पूछ लेता है वो कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। ये जो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं इसके लिए। ये जो क्वेश्चन है इसके बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नीट में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो, मान लो फिर भी बना दिया। तो जो DNA है हमें पता है कि एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो कौन कौन से ऑप्शन में मैच हो रही है। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, DNA रेप्लिकेट करता है, बिल्कुल सही। इट शुड बी स्ट्रक्चरली सिमिलर, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सिमिलर, ठीक है, क्योंकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना है तो उसको स्टेबल होना चाहिए। अगर वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रही तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे आज तक जो हम आज जो ह्यूमंस दिख रहे हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा चेंज आता था, है ना। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कांस्टेंट रही तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको भी कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, स्लो म्यूटेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन भी होना चाहिए तो म्यूटेशन होने के स्कोप होनी चाहिए, मतलब म्यूटेशन होने के चांसेस रहने चाहिए, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर स्लो चेंजेस होने चाहिए। अगर वो फास्ट चेंजेस हुए तो वो स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। तो जो DNA है, DNA के अंदर स्लो म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं कई हज़ार साल बाद। बट जो RNA है विच इज़ अ जेनेटिक मटेरियल मोस्टली इन वायरसेस, वो बहुत फास्ट म्यूटेट करता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, उसके नए नए स्ट्रेन्स आते जा रहे हैं क्योंकि जो हम दवाई दे रहे थे वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो गया थ्रू एवोल्यूशन। आई बात समझ में? वो बहुत क्विक इवॉल्व कर गया। जो हम दवाइयाँ दे रहे थे इनिशियली कोरोना वायरस को मारने के लिए, अब जो कोरोना वायरस है तो एक वायरस ही ना, वायरस के अंदर RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल ऐड करता है तो वो RNA इवॉल्व कर गया
वो रेजिस्टेंट हो गया टूवर्ड्स द एंटीबायोटिक्स और द मेडिसिन दैट वी वर गिविंग टू पॉजिटिव पेशेंट्स। ठीक है, तो जो आरएनए है वो फास्ट इवॉल्व करता है और जो डीएनए है वो स्लोली इवॉल्व करता है। और लास्ट है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, जिस पर पूरा चैप्टर बना रखा है। अगर किसी को ये सारे पॉइंटर्स याद करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक या दो दिन के अंदर इसके एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसमें एग्जांपल्स के साथ इसको मैं इलस्ट्रेट कर दूंगा और वो पढ़ के सबको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब जिसको समझ आ चुका है, जो खुद से रट सकता है ये चीज़, वो वीडियो मत देखना और इसी वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। अब हम कुछ मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रूल of base pairing and complementarity, both the nucleic acid and DNA have the ability to direct their duplication। ठीक है, जैसे DNA होता है तो मान लो जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स एट द पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन अलग हो जाते हैं। यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है और यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। फिर तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा और जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा। आई बात समझ में? तो मान लो कि डीएनए के एक स्ट्रैंड है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रैंड था ओपन, पहले ए था यहाँ पे, फिर जी था, फिर ए था, फिर ए था, फिर जी था, ऐसे था। तो जब हम नया स्ट्रैंड बनाएंगे तो ए के सामने टी ही आएगा, जी के सामने सी ही आएगा, ए के सामने टी ही आएगा, ए के सामने फिर टी आएगा, जी के सामने सी ही आएगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी। तो ये जो वाला जो स्ट्रैंड है वो हम इस वाले स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन से इजीली बना सकते हैं। ऐसे ही आरएनए के साथ है। तो अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये पैराग्राफ हद इम्पोर्टेंट है। जनरली बच्चों को लगता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में भी सिर्फ और सिर्फ डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में दिया हुआ है, बट हमें लगता है कि अगर हमें आरएनए बनाना है तो वो डीएनए से ही बनेगा। और हम ये सोच बैठते हैं कि जो आरएनए है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस चैप्टर में आरएनए के रेप्लिकेशन के बारे में कोई डेटा नहीं दे रखा। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ाया गया है, तो हम यही सोच ही बैठ जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है और आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आरएनए बनाने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना होगा डीएनए में। बट यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट द डुप्लीकेशन। तो यहाँ से हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता चलती है कि जो आरएनए है वो रेप्लिकेशन कर सकता है खुद से। आगे बात समझ में? The other molecules in the living system such as protein fail to fulfill the first criteria। प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता खुद से। आगे चलते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट है कि द स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ। अब क्यों? क्योंकि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको हमने हीट किल कर दिया था। हीट किल होने के बावजूद भी उसमें से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि डीएनए है वो आरएनए में जाकर उसको विरुलेंट बना रहा है। मतलब जो डीएनए है वो काफ़ी स्टेबल है। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि उसको हमने आग लगा रखी है इसके नीचे, इसको हीट किल कर रखा है। आग लगाने के बावजूद भी डीएनए की डेथ नहीं हुई, मतलब डीएनए का डीनेचुरेशन नहीं हुआ। डीएनए के डीनेचुरेशन में क्या होता है, जैसे डबल स्ट्रैंडेड है तो डबल स्ट्रैंड है, जब आग लगाएंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा उनके बीच का। और जब फेवरेबल टेम्परेचर वापस आ जाएगा तो ये जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये टूट गए, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में वापस जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो अब ये वाला लाइनर भी इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें स्टेबिलिटी का एविडेंट भी है। आई बात समझ में? तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था, साथ ही साथ उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसने हीट करने के बावजूद भी जो डीएनए था वो मतलब
वो अपना काम कर पा रहा था। द जेनेटिक मटेरियल should be stable enough not to change with different stages of life cycle, age or with change in physiology of the organism। अब जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे से जब बूढ़ा हो जाता है तब तक उसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो वैसे की वैसी ही रहती है। हर जो बच्चा होगा वो हमेशा बुढ़ा ही बनेगा, ठीक है, बड़ा होकर वो राक्षस ही बन जाएगा। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो कांस्टेंट है, स्टेबल है। तो जेनेटिक जो भी होगा मटेरियल उसे स्टेबल रहना पड़ेगा। आगे बात समझ में? This now can easily be explained in the light of DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided। ठीक है, और ये चीज़ हमको कहाँ से पता चली? ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल से पता चली। अब हम आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ क्यों नहीं करते? बिकॉज उसकी 2' पोजीशन पर OH लगा होता है। फर्दर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज़ अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लेबाइल। लेबाइल मतलब कि वो रिलायबल नहीं होता, ठीक है, ईजिली डिग्रेडेबल हो जाता है। लेबाइल अगर किसी को वर्ड नहीं पता तो वो ये चीज़ याद रख सकता है कि लेबाइल है तो मतलब वो रिलायबल नहीं है। लेबाइल और रिलायबल एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं और इजीली डिग्रेडेबल है क्योंकि एक्स्ट्रा OH ग्रुप होने की वजह से रिएक्टिव हो जाता है। आरएनए इज़ ऑल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक। कैटालिटिक मैं पहले बता चुका हूँ, जो 23S टाइप का RRNA है, इट्स एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। कहाँ पर? जो हमारा ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन में आरएनए, जो हमारा आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसके अंदर mRNA भी होता है, साथ में हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम में राइबोसोमल RNA हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा जो tRNA है वो भी होता है। तो ट्रांसलेशन कंप्लीट प्रोसेस RNA से ही कैटलाइज किया जाता है। RNA से कैटल मतलब RNA कैटलिस्ट तो होता ही है, साथ में सबस्ट्रेट भी वही होता है। ट्रांसलेशन के अंदर सारा का सारा कम्प्लीटली RNA बेस्ड होता है, ठीक है। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable while compared to RNA. Therefore, among two nucleic acids, the DNA is better genetic material. DNA is better genetic material, इसलिए DNA को better prefer हम करते हैं to be a genetic material। Previous पेजेस में ये भी लिखा हुआ था कि DNA इज़ मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब ये नहीं है कि RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि RNA एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल, तो वो स्टेटमेंट सही रहेगी, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं जो RNA है इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबिक बैक्टीरियोफेज। ठीक है, दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह ऐड कर सकते हैं, बट DNA को हम प्रेफर करते हैं। In fact, the presence of thymine at place of uracil also confers additional stability to DNA। अब इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, ठीक है, क्योंकि इसका डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑफ DNA। यू विल स्टडी दिस इन हायर क्लासेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर बन के रह गया है हमारे लेवल पर कि जो थायमिन है एट प्लेस ऑफ यूरेसिल कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू DNA। ठीक है, तो इस पॉइंटर से हमें एक चीज़ और समझ आती है कि जो DNA है, DNA का जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आ रही है डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से। ठीक है, स्टेबल क्यों है देख लो ना, ये हमारे पास DNA है, ये हमारे पास RNA है। इसको अगर मैं सीधा सीधा बनाऊँ, मान लो ये DNA का एक स्टैंड है, ये DNA का दूसरा स्टैंड है, ये RNA है, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं, दोनों में सेम है। डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है बस वो याद रख लो, उसी की वजह से स्टेबल है। एक तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दे आर द मेन रीजन बिहाइंड स्टेबिलिटी। ठीक है, साथ ही साथ जो बेस पेयरिंग है वो एक के ऊपर एक हो रही है, ऐसे नहीं हो रहा कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, इस टाइप की बेस पेयरिंग नहीं हो रही। ठीक है, एक के ऊपर एक हो रही है, इसीलिए एडिशनल स्टेबिलिटी की, इट इज़ अ रीज़न बिहाइंड एडिशनल स्टेबिलिटी। और डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? DNA के अंदर थायमिन मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बस इतना सा ही है। तो इस वाले लाइनर से हम सिर्फ और सिर्फ
ये लाइन रट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल। बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट। DNA भी म्यूटेट करता है, RNA भी म्यूटेट करता है, बट जो RNA है बीइंग अनस्टेबल ड्यू टू रिएक्टिव OH ग्रुप म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द वायरस हैविंग RNA जीरो माई शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड म्यूटेट इवॉल्व फास्टर, जो कोरोना वायरस में देखने को मिल रहा है। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मतलब पढ़ रखा है ये सब, सबको पता होगा जो चीज़ ये वाले पैराग्राफ में दे रखी है, बट उसको प्रेजेंट इस तरह से दिए करा गया है इसके अंदर। देखो, डीएनए है हमारे पास डीएनए है, ठीक है। डीएनए से बना हमारा आरएनए, आरएनए से बना हमारा प्रोटीन। अब डीएनए से इंफॉर्मेशन को हमने प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने उसको किसी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब फिजियोलॉजिकल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में? और किसकी हेल्प से हुआ है? आरएनए की हेल्प से हो रहा है। कैसे? देखो, ये हमारे पास है सेल, ये है हमारे पास सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए से आरएनए बनना है। डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए हमको यहाँ पे मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब ये जो आरएनए है, अगर ये यूकैरियोट्स में है तो ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होगा, उसके अंदर हमारी स्प्लाइसिंग चलेगी, ठीक है। आरएनए की है जो प्रोसेसिंग हो जाएगी और फिर हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा एमआरएनए के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो हमारा हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ था, ये एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में आके जो हमारा आरएनए था उससे बन जाएगा प्रोटीन। अब साइटोप्लाज्म में आने की ज़रूरत क्या पड़ गई? जो ट्रांसलेशन है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसलेशन वाला, आरएनए से बन रहा है प्रोटीन, उसके लिए हमें राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है। और जो राइबोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलता है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। बट जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो तो एब्सेंट होती है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं ना, जो उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, कहीं पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों सेम मीडियम में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, एनसीईआरटी और क्या कहती है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। डीएनए हाउएवर इज़ डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्योंकि डीएनए और प्रोटीन के बीच में आरएनए है। डीएनए जो है उसके पास इंफॉर्मेशन है और जो आरएनए है वो एक फ़िज़िकल एंटिटी है। तो इंफॉर्मेशन को फ़िज़िकल एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डीएनए जो है डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये बिचौलिया है, ये आरएनए बिचौलिया है, ये इंटरमीडिएट की तरह ऐड करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए, क्योंकि आरएनए ही डायरेक्टली प्रोटीन को एनकोड कर सकता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है इट हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए। यहाँ पर तो बस ये लिखा है कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए, बट जब हम आगे देखेंगे तो आगे हमें पता चलेगा कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, इट ऑल हैव इवॉल्व अराउंड आरएनए। जितने भी प्रोसेसेस हमको पता है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो स्प्लाइसिंग हो, ठीक है, इवन हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी, ये सब आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे ना, जब
अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें सबसे पहले जो हमारे ऑर्गेनिजम्स बने थे उनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था। तो उसके बाद आरएनए वर्ल्ड में हम ये पढ़ेंगे कि जो आरएनए था, आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद एवोल्यूशन करके एवोल्यूशन टूवर्ड स्टेबिलिटी के लिए आरएनए कन्वर्ट हो गया हमारा डीएनए में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा ट्रू फॉल्स बताओ कि प्रोटीन सिंथेसिस हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हैज़ इवॉल्व आरएनए अराउंड आरएनए। तो ये सब कुछ जितने भी प्रोसेसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म, इट ऑल हैज़ इवॉल्व आरएनए। अगर ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट पूछे तो ये सब सही है। ठीक है, और डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज एंड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ट्रांसमिशन क्यों? क्योंकि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। ठीक है ना। तो अब देखो, डीएनए से हमको प्रोटीन बनाना है, हमें आरएनए से कोई लेना देना नहीं है। तो डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें आरएनए की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट है, इसीलिए बोल रखा है कि फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आरएनए वर्ल्ड ये पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, फिर रेप्लिकेशन पूरी पढ़ लेंगे, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लेंगे जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारा यहाँ तक एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद हमारे मेन प्रोसेसेस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, और जेनेटिक कोड, लैक ऑपरॉन, ये सब शुरू हो जाएगा और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।